सन 1947 में देश के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार एटली अक्टूबर 1950 में भारत आए थे। उस समय उनकी मेहमान नवाजी तत्कालीन गवर्नर मणिभूषण चक्रवर्ती ने की थी। इस मुलाकात में मणिभूषण ने बातों बातों में एटली से एक सवाल पूछ लिया। सवाल था, आपने जिन कारणों से भारत को आज़ादी दी, उन कारणों में महात्मा गांधी का स्वतंत्र संग्राम का योगदान कितना था? इसका एटली ने जवाब दिया, मिनिमम, मतलब बहुत कम। सच में एटली का ये जवाब गलत नहीं था। मणिभूषण ने पूछा, क्या कारण था ब्रिटिश को भारत छोड़ना पड़ा? आप लोगों ने लगभग 250 साल भारत पर राज किया, लेकिन एकदम से आप लोगों ने भारत क्यों छोड़ा? आप द्वितीय विश्व युद्ध भी जीत चुके हैं। तब एटली कहते हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो शायद हम इतनी आसानी से भारत नहीं छोड़ते। जब एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री यह बात कह रहा है, तब इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बाकी लोगों ने योगदान नहीं दिया। सभी ने अलग अलग तरीके से अपना योगदान दिया, चाहे वह मंगल पांडे हो, शहीद भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद हो, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू हो। सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। लेकिन वह कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की, मतलब वह लोहार वाला हथौड़ा नेताजी ने चलाया था। जब बात विचारधारा की हो तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। गांधी जी के विचारधारा के अनुसार अगर कोई आपके एक गाल पर तमाचा मारे तो उसे दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। उनके अनुसार यदि कोई आपके एक गाल पर तमाचा मारे तो आप उसका दूसरा गाल लाल कर दो। नेताजी का मानना था कि लोग तब तक आपको दबाएंगे जब तक आप दबते रहेंगे। 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पिता का नाम जानकीदास बोस था। उनकी माता का नाम प्रभाती था। सुभाष चंद्र बोस कुल 14 भाई बहन थे, जिनमें 8 भाई और 6 बहन थी। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता के 5वीं बेटे और 9वीं संतान थी। कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की। जब वह मात्र 15 वर्ष के थे तभी उन्होंने विवेकानंद जी के साहित्य का संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। बीमार होने के बावजूद 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की। सन 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर में बीए के छात्र थे, तब किसी बात पर कॉलेज के अंग्रेज अध्यापकों और छात्रों के बीच में विवाद हो गया। तब नेताजी ने छात्रों का नेतृत्व किया था, जिस कारण से उन्हें कॉलेज से 1 साल के लिए रूल आउट कर दिया गया। फिर परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। नेताजी ने बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए परीक्षा दी, लेकिन उनके आंखें खराब होने के कारण सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। सन 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। कोलकाता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता का इच्छा थी सुभाष आईसीएस बने। उन्होंने आईसीएस परीक्षा देने का फैसला किया। इसके लिए वह 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। लंदन के किसी स्कूल में उन्हें परीक्षा के तैयारी के लिए दाखिला नहीं मिल पाया। इसके बाद 1920 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा चौथे स्थान पाकर पास की, लेकिन अंग्रेजों का गुलामी नामंजूर करते हुए 22 अप्रैल 1921 को त्यागपत्र दे दिया। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। फिर सुभाष 1921 में स्वदेश लौट आए। मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राई पास के डिग्री के साथ रविंद्रनाथ ठाकुर के सलाह के अनुसार भारत आने पर सबसे पहले वह मुंबई गए। वहां पर वह महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी उस वक्त मुंबई के मणि भवन में रहा करते थे। गांधी जी कोलकाता जाकर नेताजी को दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। सुभाष बाबू गांधी जी के सलाह पर कोलकाता में दास बाबू से मिले। गांधी जी उन दिनों अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू बंगाल से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दास बाबू
के साथ नेताजी इस आंदोलन में उनके सहभागी हो गए। 1928 में जब साइमन्स कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उन्हें काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने के लिए 8 सदस्यों का टीम गठन किया। कोलकाता में 26 जनवरी 1931 को राष्ट्र ध्वज फहराकर स्वतंत्र दिवस बनाया। इस मोर्चे के दौरान पुलिस ने उन पर लाठी चला दी। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस बीच जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकारों के साथ एक समझौता किया जिसके तहत भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को छोड़कर अन्य सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से भगत सिंह के फांसी की सजा को माफ करने के लिए बात की, लेकिन उन्होंने बहुत नरमी के साथ बात की। सुभाष बाबू चाहते थे गांधी जी अंग्रेजों के साथ किया गया समझौता रद्द कर दे, लेकिन गांधी जी अंग्रेज सरकार को अपने दिए गए वचन को तोड़ने के लिए राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार भी अपनी बात पर अड़ी रही। अंततः अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी। भगत सिंह को ना बचा पाने पर नेताजी कांग्रेस और गांधी के तौर तरीकों से नाराज हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस का प्रेम विवाह। यूरोप में नेताजी को एक यूरोपीय प्रकाशक ने द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखने का काम दिया। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने 23 साल के इमली को टैपिंग के लिए रख लिया। इमली ने बोस के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच नेताजी को इमली से प्यार हो गया। 26 दिसंबर 1937 को बोस और इमली ने ऑस्ट्रिया में शादी कर लिया। उन्होंने 19 नवंबर 1942 को एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने अनीता रखा। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस अध्यक्ष पद। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में हरिपुर में होना तय हुआ। गांधी जी ने सुभाष बाबू को इस अधिवेशन होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया था। कांग्रेस के अंदर कुछ मतभेदों के चलते सुभाष बाबू ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नेताजी ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। आजाद हिंद फौज की स्थापना व गतिविधियां। 16 जनवरी 1941 को नजरबंदी से मुक्त होने की योजना बनाते हुए एक पठान मोहम्मद के वेश में अपने घर से निकल गए। नेताजी यहां से पेशावर पहुंचे। यहां पर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के मियां अकबर से मिले। नेताजी भगत राम के साथ अफगानिस्तान के राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। काबुल में उन्होंने रूसी दूतावास व जर्मन दूतावास में प्रवेश पाना चाहा, लेकिन नेताजी को नाकामी मिली। आखिरकार इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल हुई। जर्मन व इटालियन दूतावास ने उनकी सहायता की। इस दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। आखिर में 29 मई 1942 को जर्मन के सर्वोच्च नेता हिटलर से मिले सुभाष बाबू, लेकिन हिटलर ने भारत को लेकर अधिक रुचि नहीं दिखाई। आखिर में जर्मन और हिटलर से कुछ ना मिलने की उम्मीद छोड़ दी। 8 मार्च 1943 को जापान पहुँचे। जापान ने सहयोग करने का आश्वासन दिया। पूर्व एशिया के स्थायी भारतीय लोगों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने और उन्हें आर्थिक मदद देने की आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में संदेश दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने जापानी सेना के सहयोग से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत पर आक्रमण किया। सुभाष चंद्र बोस अपने सेना में उत्साह भरने के लिए दिल्ली चलो का नारा भी दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप को दोनों फौजों ने मिलकर अंग्रेजों से आजाद कर लिया। नेताजी का मृत्यु या गायब होना। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद के रेडियो में नेताजी ने अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में जापान से मदद लेने का कारण स्पष्ट किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान हार गया तब नेताजी ने एक नया विकल्प तलाशना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। नेताजी हवाई जहाज से 18 अगस्त 1945 को मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इसी सफर के दौरान वह लापता हो गए। इसके बाद किसी ने भी नेताजी को नहीं देखा। टोक्यो रेडियो ने 23 अगस्त 1945
पुलिस को बताया नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे। उनका विमान 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोग मारे गए। नेताजी इस दुर्घटना में बुरी तरह से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। नेताजी की रहस्यमय मौत की राज। भारत के आजाद होने के बाद भारत सरकार ने 1956 और 1970 को 2 बार आयोग नियुक्त किए। दोनों बार ही आयोग ने बताया नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए। इसके बाद 1999 में मुखर्जी आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बताया कि 1945 में ताइवान में कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुई। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को बताया उस विमान दुर्घटना में नेताजी का मृत्यु का कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ये रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण जीवन कथा। हो सकता है मुझसे भी कई चीजें छूट गई हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।